राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी और ग्रुप सी मेंस के लिए इंडिया जीके में पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आज आपको याद करवाने वाला हूं। आज वाली क्लास में हम 30 प्रश्न याद करने वाले हैं और वो 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं। और पॉलिटी से आपके एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप सभी जानते हो। पॉलिटी का मतलब आप सभी जानते हो ना, जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, यानी कि जिनमें हम संविधान के बारे में बात करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देखते रहना और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे। ठीक है जी, दोबारा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के भाग 4(1) के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं खालिस्तान वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसका मतलब है कि जो भारतीय जो हमारा संविधान है उसके भाग 4 में लिखा गया है कि कितने साल के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। तो कितने साल के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है ये बताया गया है, बताइए। तो 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है, यही है क्या? अच्छा, ऑप्शन नंबर बी टाइप हो गया, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी शिक्षा आप बोल सकते हो, ठीक है। और शिक्षा दिलाना ये क्या है भाई, हम सभी का मौलिक कर्तव्य है। हमें बच्चों को शिक्षा दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। और इसके अलावा बात करें तो इन्हीं बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मध्य आहार यानी कि जो आधी छुट्टी होती है, या आप बोल सकते हो कि जो बीच में छुट्टी होती है उसमें फ्री आहार की सुविधा भी प्रदान की गई है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। चलो, संविधान सभा ने खालिस्तान को भारत का संविधान अपनाया था। अब आपको बताना है कि जो संविधान सभा थी उसने भारत के संविधान को कब अपनाया था। संविधान से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं, संविधान सभा से संबंधित। तो आज वाला इसी क्वेश्चंस में सारे के सारे याद करवाने वाला हूं, ध्यान से पढ़ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कहां पर हुई ये बैठक? नई दिल्ली में। और इस दिल्ली में अध्यक्ष बनाए गए जिनको अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। और ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ये उस समय जो सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद जो सिन्हा जी थे उनको बनाया गया था, ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। फिर इसके 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, और इस समय अध्यक्ष बनाए गए। और इस समय क्या बन गए? स्थायी अध्यक्ष बन गए। ये अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे इसलिए इनको बनाया गया था। फिर अध्यक्ष बने और ये स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको बनाया गया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 दिसंबर 1950 को हुई थी, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि संविधान सभा ने कब अपनाया हमारे संविधान को। तो हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को बनकर यह तैयार हो गया था, ठीक है जी। 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया था? जो हमारा संविधान है वो बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। तो इसी समय इसको अपना लिया गया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कब बनकर तैयार हुआ संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया, तो भी यह हो जाएगा अपनाया गया
तो भी क्या हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन इसकी जगह पे आपसे पूछे लागू किया गया या लागू कब हुआ, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। और इसी दिन हमारा देश है वो क्या बना था, गणतंत्र बना था। ये बात ध्यान रख लेना, गणतंत्र बना था। ठीक है, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। तो संविधान सभा ने कब मनाया था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इतना आपको पता होना जरूरी है, इतना आपको पता होना जरूरी है। जब हमारा संविधान बना तो उसमें कितने भाग थे, ये भी हमसे पूछा जाता है। तो उस समय 22 भाग थे। कितने भाग थे हमारे संविधान में, 22 भाग थे। अनुच्छेद भी हमसे पूछ सकता है कि कितने अनुच्छेद थे, तो 395 क्या हो जाएंगे, अनुच्छेद हो जाएंगे, आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो ये भी हमसे पूछता है। और कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ या जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय कितने अनुच्छेद थे, 395, कितने भाग थे, 22 भाग थे, और कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये तीनों के तीनों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर संविधान संशोधन होते रहे, चीजें हैं वो बदलती रही, वो आगे हम क्लासेज करेंगे, उनमें उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना आप सभी को याद हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। जो हमारा संविधान है ना, वो इसलिए बनाया गया है कि कोई भी सरकार तानाशाही ना करने लग जाए। तो संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने के लिए सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्देशित करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है कि हमारे संविधान ने हमें कुछ ऐसी शक्तियां दे रखी हैं जिसको सरकार भी हमसे नहीं छीन सकते। और वो शक्तियां क्या हैं, ये हमें बताना है। तो वो शक्तियां क्या हो जाएंगी, वो शक्तियां हैं भाई हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान ने हमें दे रखे हैं। मौलिक अधिकार जिनको सरकार है वो हमें नहीं छीन सकते। ठीक है, मौलिक अधिकार है हमारे लिए है। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में कि मौलिक अधिकार हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से। देखो हमारा संविधान जो बना है ना, वो सभी देशों के संविधान में जो बेस्ट चीजें थी उसको लेकर बनाया गया है। तो अमेरिका के संविधान से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों से भी हमसे पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से। अब याद करने का तरीका क्या है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से। कि हमें अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, मौलिक अधिकार क्या बनाते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इस समय वर्तमान में कौन स्ट्रॉन्ग चल रहा है, अमेरिका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आपस में किसी ना किसी को लड़ाता रहता है, उसका काम है, तो अमेरिका हो गया। मौलिक कर्तव्य क्या होता है कि भाई रूस ने हमारा हमेशा साथ दिया है, तो उसका साथ देना भी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है, तो ये रूस हो जाएगा। इस तरीके से अपने को याद रख लेना है। ठीक है जी, इस तरीके से क्या करना है, अपने को याद रख लेना है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी आपसे पूछ सकता है। तो ये कहां से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे लिए गए भाई, आयरलैंड से ये हमें लिए गए हैं। ये भी हमने ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम्स में आता है। अब इस क्वेश्चन अपना मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर है हमारे मौलिक अधिकार। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक है। भाग नंबर कौन से में है, तो भाग नंबर 3 में है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, भाग नंबर 3 में हो जाएंगे हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है जी। और मौलिक अधिकार के बारे में अगर हम बात करें
तो मूल संविधान में देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना कि जो हमारा मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? मौलिक अधिकार उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? क्योंकि वर्तमान वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो सर जी एक मौलिक अधिकार कहां गया? तो एक मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटा दिया गया और उसको क्या बना दिया गया? फिर कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब ये कौन सा अधिकार था बताइए, कोशिश कीजिए। वो था संपत्ति का अधिकार। आपको पता होगा ना, आप सरकार है, आपकी संपत्ति है, वो ले लेती है, आपसे पैसे ले देती है, तो संपत्ति का अधिकार। तो अगर मौलिक अधिकार होगा तो उसको सरकार छीन नहीं पाएगी, तो इसलिए इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से इसको हटाकर इसको कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। और किसके तहत किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया। यह भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इतना सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 में आते हैं। कहां से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और अगर इनके बारे में भी बात करें तो ये भाग नंबर 4 में आएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, भाग नंबर 4 में आएंगे। ये 12 से 35 तक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 36 से 51 में, ठीक है। 36 से 51 नंबर अनुच्छेद में है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य ये 51 ए में हो जाएंगे, 51 ए या 51 के में हो जाएंगे। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? अभी मैंने आपको बताया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में है? भाग नंबर 4 में। 3 में कौन से हैं? मौलिक अधिकार। 4 में कौन से हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और 4 ए में या क में कौन सा हो जाएगा? आपके मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ये अपने को ध्यान रख लेना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें तो ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे भाई? प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा देश क्या हुआ? 1950 में गणतंत्र बना, उसी के बाद में हमारे देश में इलेक्शन होने स्टार्ट हुए थे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। तो भाई जब इलेक्शन हुए उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो चुकी थी, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे देश में पहले इलेक्शन हुए उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इनको प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था, ठीक है जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आया है तो इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आयरन लेडी के बारे में भी पूछा जाता है, आयरन लेडी, ठीक है, आयरन लेडी। तो आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी जी को, ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री इनके पिताजी थे, ठीक है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये थी। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान के उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो मौलिक कर्तव्य कौन से का है?
पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य किसमें है। मैंने आपको बताया 51A में है, 51A में है। तो 51A तो सभी में दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज का अनादर 51A के भाग नंबर A में है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि भाई हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। जिस देश में रहते हैं, जिस देश के झंडे के नीचे रहते हैं, ठीक है, हमारा देश सबसे बड़ा है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो झंडे का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और जो हमारा झंडा है वो अपना क्या है, तिरंगा है भाई। ठीक है, और उसका रेशियो कितना है, 3:2 है, लंबाई और चौड़ाई का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कैसा भी व्यापार कर सकता है। वाणिज्य व्यापार समझ गया ना, कि व्यापार कर सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, कोई भी काम धंधा कर सकता है ना। तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के तहत आता है। कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा भाई? अनुच्छेद नंबर 19 से 22 के तहत आता है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? हमारे HSSC के लिए इस टाइप वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को आपको नोट करना है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी भाई? ये आपकी हो जाएगी 245 हो जाएगी। ठीक है जी, जिसमें 233 और 12, ठीक है जी, 12 मनोनीत हो गए, 233 चुने हुए हो गए। इसके अलावा राज्यसभा से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी ऐसी सभा है जिसको भंग नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, या भंग नहीं होती है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी राज्यसभा हो जाएगी। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल भी पूछा जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं वो कितने वर्ष के लिए बनते हैं? तो वो 6 वर्ष के लिए बनते हैं। कितने वर्ष के लिए बनते हैं? 6 वर्ष के लिए। आप बोलोगे सर जी 6 वर्ष के लिए बनते हैं तो फिर रिटायर हो जाएंगे, तो जैसे अपना 5 साल का बनता है, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, तो भंग हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर 2 वर्ष में, हर 2 साल में 1/3 सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं और नए 1/3 सदस्य आते रहते हैं। तो इसलिए ये हमेशा चलती रहती है, ये कभी भंग नहीं होती। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसका सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? सदस्य की आयु, ठीक है, न्यूनतम आयु पूछी जाती है, अधिकतम नहीं है। हमारे भारत में अधिकतम आयु किसी की नहीं है। ठीक है, न्यूनतम आयु अगर पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। बाकी सभी में मोस्टली क्या है आपका 25 वर्ष है, इसमें कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। आयु की बात आई है तो वोट डालने का अधिकार, वोट का अधिकार, इसके लिए जो आयु है वो कितनी है भाई? वोट डालने के अधिकार के लिए 18 वर्ष आपकी आयु है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, तो समझ में आ रहा है। तो राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चंस ये आपसे एग्जाम्स में आएंगे कि अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान में कितनी है? 245 है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य है वो रिटायर होते रहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए जो आयु चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का बाध्य नहीं किया जा सकता? ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है
उसको आप बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर ये किसमें है, अनुच्छेद नंबर 20 में है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 20 में है। और हमारे संविधान में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं किसी व्यक्ति के लिए। जैसे अगर किसी को फेक केस में पुलिस पकड़ लेती है और उससे जबरदस्ती ये बोलती है कि तू कबूल कर कि ये तूने किया है, तो अगर नहीं कबूल करेगा तो व्यक्ति पीटता है, तो उस समय कबूल कर लिया जाता है और बाद में बोल दिया जाता है कि मुझे जबरदस्ती बुलवाया गया है। तो इसलिए जो हमारा जो संविधान है उसमें 3 चीजें हैं। एक तो पहली चीज क्या है, इस बात को नोट करना, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, पहली चीज। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि जिस समय व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है, यानी कि आज के दिन कोई गुनाह करता है और जो अभी हमारे संविधान में कानून बना हुआ है उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। यानी कि अभी किसी कानून के लिए फांसी नहीं है और कल वो कानून बन गया कि उसके लिए फांसी होगी, लेकिन अगर व्यक्ति ने आज गुनाह किया है तो उसको उसी के हिसाब से जो कानून बना हुआ है पहले से, ठीक है, जब गुनाह हुआ उस समय, तो उसी के तहत है वो उसको दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। तीसरा, एक गुनाह के लिए उसको एक बार ही सजा दी जा सकती है, इस बात को भी याद रख लेना। ठीक है, तो यही चीज है। ठीक है जी, तो अनुच्छेद नंबर 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सरकार भी हमारे मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती, लेकिन हमारे संविधान में एक छोटी सी बात नोट की गई है, उसमें हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं जिन पे सरकार रोक लगा सकती है। अब वो स्थिति क्या होगी, वो स्थिति क्या होगी ये हमें बताना है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे कि युद्ध की स्थिति में और भारी आक्रमण अगर हमारे ऊपर हो जाता है या युद्ध हो जाता है, उस समय क्या है कि हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर सरकार है वो रोक लगा सकती। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमारे देश में युद्ध चल रहा है और भारी आक्रमण हो रहा है तो सरकार ने रोक लगा दिया कि भाई, जैसे कि अगर पाकिस्तान से हो रहा है अटैक, मान लो जम्मू पे अटैक हो रहा है, तो सरकार ने बोल दिया कि जम्मू नहीं जाना। आप बोलोगे तो मेरी तो स्वतंत्रता है, मैं देश में कहीं पर भी जा सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए युद्ध और आपातकाल की जो स्थिति होती है उस समय पे रोक लगाई जा सकती है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, तो आज वाली क्लास में अपने ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एचएसएससी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है, और उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास में ही याद हो गए होंगे। ठीक है, तो बाकी हम कल वाली क्लास में इसको पॉलिटी को आगे आने वाली क्लासेज में हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और आपके लिए सुबह हरियाणा जीके की भी क्लास आ जाएगी, कल से हरियाणा जीके भी आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, 10 AM पे ये आपको क्लास मिल जाएगी, 10 AM पे। ठीक है जी, सुबह 10 बजे है हरियाणा जीके की क्लास आ जाएगी और शाम को ये अपनी जो और क्लासेज हैं ये भी चलते रहेंगे। हरियाणा जीके का एक बार कंटिन्यू पूरा का पूरा मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं बेस्ट तरीके से, जो आपको वादा किया था कि टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज आपका रिवीजन होने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, और आज वाली क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, याद हुए या नहीं हुए, सब कुछ कमेंट करके जरूर बता देना। कोई भी अपडेट करना है, कुछ चीज ऐड करनी है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।